अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बाकी लोग अभी तक ऑनलाइन क्यों नहीं हुए? एनी हाउ हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ चीज़ें पढ़ी थी लाइक जीआईटी के बारे में अनटिल अनलेस के बाकी लोग ऑनलाइन हो जाएंगे। ओके। तो लास्ट हमने क्या डिस्कस किया था जीआईटी के बारे में? तो फेजेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। किसी को पता है? एक हमने इंजेक्शन के बारे में डिस्कस किया था। ओके। वालेकुम अस्सलाम बेटा, होप सो आप ठीक होंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था किसी को नहीं पता? वीकेंड अच्छा गुजर गया होगा, सो के गुजार दिया होगा। और जज़ाकल्लाह बेटा। और आप लोगों का टेस्ट दोबारा स्केड्यूल हुआ है, आप लोगों को पता चल गया होगा, है ना? एक ही टेस्ट हमारा रिपीटेडली डिले होता जा रहा है, डिले होता जा रहा है। तो अब जो आपका टेस्ट होगा पता है कब है? थर्सडे को है। ओके श्योर बेटा, रिव्यू ले लेते हैं लास्ट लेक्चर का। तो आपकी गुड लक है या मेरी बैड लक है कि वी आर अनएबल टू कंडक्ट द टेस्ट ऑन स्केड्यूल टाइम। तो अब जो अनाटमी का टेस्ट होगा, जो हमारा टेस्ट स्केड्यूल्ड था ऑन वेनसडे, वो डिले होकर थर्सडे पे पहुंच गया है। लेकिन अभी टाइमिंग मेंशन नहीं है किस टाइम होगा, ये मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा। ओके। ओके वेरी गुड। इंजेक्शन के बारे में डिस्कस किया था, डाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था, प्रोपल्शन के बारे में, एलिमिनेशन के बारे में। अच्छा, कुछ और भी पढ़ा था। वेरी गुड, ठीक है। आज हम अगेन थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि वो लोग जो ब्रेक के बाद हमें जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था उनके लिए तो काइंडली ज्वाइन कर लिया करें। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो एंड पे रिव्यू में हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। वेल, ओके। ओनली 15 लोग, बाकी लोग सो तो नहीं रहे? एनी हाउ डिस्कस कर लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था दैट वाज कि डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है और उसके साथ में उसके एसेसरी आर्गन्स होते हैं, जिसके अंदर हमने कुछ चीज़ें भी डिस्कस की थी। ओके। तो पहली चीज़ तो ये है, बेटा थर्सडे को बायोकेमिस्ट्री का है। अच्छा लेट मी कंफर्म। बेटा थर्सडे को आपका जो मुझे नया स्केड्यूल रिसीव हुआ है उसमें आपका थर्सडे को आई थिंक मेरा ही टेस्ट है। मैं आपको व्हाट्सएप में शेयर कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मैडम से मैं डिस्कस कर लूँगा, कोऑर्डिनेटर से, जैसे वो सजेस्ट करेंगी देन लेट यू नो। ओके। तुम डिस्कस कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जिसमें हमने एलिमेंट्री ट्रैक के बारे में कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्कस की थी, उसके साथ कुछ एसेसरी ऑर्गन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने का मकसद क्या होता है? क्या खाना खाना ज़रूरी होता है? अगर ज़रूरी होता है तो क्यों ज़रूरी होता है? और मैंने ये भी बताया था कि जो अब्ज़ॉर्प्शन का प्रोसेस है वो डाइजेशन और अब्ज़ॉर्प्शन का प्रोसेस मुंह से स्टार्ट हो जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या खाना खाना ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है? अब ये ना कहिएगा कि सर ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, और ज़िंदा रहने के लिए तो फिर ऑक्सीजन भी ज़रूरी है। तो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम खाना क्यों ले रहे होते हैं? तो ये लॉजिकली आंसर कीजिएगा और बाकी लोगों को बता दें कि जल्दी से ना ऑनलाइन आ जाएं। ओके। कौन सी एनर्जी के लिए बेटा? एनर्जी के लिए आप कोल्ड ड्रिंक ले लें,
आप कोई और चीज़ खा लें, एनर्जी आपको मिल जाएगी। कौन सी एनर्जी? ओके श्योर, लोग प्रेजेंट हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। बेटा खाने के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स और भी बहुत सी चीज़ों में पड़े हैं। आपकी बॉडी में स्टोर चीज़ें पड़ी होती हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही होती है, तो वो एनर्जी के लिए ही हो रही होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस, के एटीपी प्रोडक्शन हो। एटीपी अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो एटीपी नहीं प्रोड्यूस होगी, अगर हाँ एटीपी नहीं बनेगी तो मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होंगे बॉडी में। ओह 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 ओह। बेटा ऐसा नहीं होता, मेटाबॉलिक प्रोसेस तो कंटिन्यू ही रहते हैं। ठीक है, तो बाकी जो बात है एटीपी प्रोडक्शन की, तो एटीपी आप एरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक मेटाबॉलिज्म, ओके मान लेते हैं आपकी बात ठीक है। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है आप फास्टिंग पे होते हैं, तो डू यू थिंक अगर आप फास्टिंग पे हैं तो आपकी एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगी? डेफिनेटली होती है। अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से भी एटीपी प्रोड्यूस हो रही होती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही होती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द प्रोसेस in which glucose molecules are formed other than carbohydrate source, जिसमें अमाइनो एसिड यूटिलाइज हो रहे होते हैं, प्रोटीन यूटिलाइज हो रही होती हैं, तो तब भी एटीपी प्रोड्यूस हो रही होती है। ओके ओके, फॉर गेटिंग एनर्जी टू कंटिन्यू मेटाबॉलिक प्रोसेस इन आवर बॉडी, इंस्टेड ऑफ दैट, ये लॉजिकली आंसर नहीं है। लॉजिकल आंसर नहीं है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे तो जो फास्टिंग पे होते हैं, खाना नहीं भी खा रहे होते, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहे होते हैं, तो उनकी बॉडी में भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। एनी हाउ, आप लोग पढ़िएगा और बेशक कल मुझे आंसर इसका बता दीजिएगा कि आप खाना क्यों खाते हैं। और मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी एक क्वेश्चन पूछना है कि ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी होती है। शायद मैंने पहले आप लोगों से पूछ लिया हो, इसलिए आप लोगों को पता हो। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम अगर बात करें तो ये माउथ से स्टार्ट हो जाती है। ओके, उसके बाद ये थोरेसिक, abdominal कैविटी, पेल्विस और एट द एंड एनल कैनाल पे, एनएस के ऊपर एंड हो जाती है, जिसको पूरी को एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। बेटा फास्टिंग वाले कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं। अच्छा, अगर सारा दिन आप कुछ ना खाएं, 2 दिन कुछ ना खाएं, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन एटीपी फिर भी प्रोड्यूस होती रहेगी। ऐसा नहीं होता कि कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं और चलें पानी पी रहे होते हैं तो पानी में कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। ओके, अगर पानी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते तो फिर पानी पिया जा रहा होता है। एनी हाउ, ये आप लोग को की बुक ही आपको बताएगी कि आप खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि बुक में मेंशन किया हुआ है। और आप लोग बुक पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। 2 मिनट और बाकी हैं, 15 पे हम लेक्चर स्टार्ट कर लेंगे। बाकी लोगों को काइंडली इनकरेज कर दें कि ऑनलाइन हो जाएँ, उनकी बेहतरी के लिए ही है। अगर नहीं होंगे तो उनकी अटेंडेंस भी 0 मार्क होएगी और भी क्विज में भी उनको अलाउ नहीं किया जाएगा फिर। ओके सर, अगर लोग टाइम पे कुछ ना खाएं तो फिर एटीपी कैसे प्रोड्यूस हो रही है? ओके, टाइम पे अगर नहीं खाएंगे बेटा तो एटीपी फिर भी प्रोड्यूस हो रही होती है। बॉडी के अंदर ना प्रोटीन्स पड़ी होती हैं, अमाइनो एसिड्स पड़े होते हैं, वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाते हैं। इवन के जो ब्रेन है ना, वो यूरिया को हाँ यूरिया को यूटिलाइज करके कीटोन बॉडी प्रोड्यूस करवा रहा होता है, और कीटोन बॉडीज जो हैं ये ब्रेन की एनर्जी के लिए यूटिलाइज हो रहे होते हैं। ओके बेटा, ठीक है, अगर कुछ भी ना खाएं तो अगेन बॉडी के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही होती है, ये प्रोटीन पड़ी होती हैं, ये जो अमाइनो एसिड पड़े होते हैं वो यूटिलाइज हो रहे होते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। और अगर ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन किडनी से यूरिया एलिमिनेट होना होता है, वो 50% रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए रीअब्जॉर्ब होता है क्योंकि वो कीटोन बॉडीज़ प्रोडक्शन के लिए हेल्प कर रहा होता है। वो जो कीटोन बॉडीज़ हैं वो ब्रेन एज एनर्जी सोर्स यूटिलाइज कर रहे होते हैं।
ओके, तो अगेन क्वेश्चन सेम रहेगा, आप लोगों ने पढ़ना है, पढ़ने के बाद आप लोग मुझे आंसर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फूड वी ईट प्रोवाइड अस ए लार्ज रेंज ऑफ विटामिन, फैट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, फूड वी ईट, एक बंदा सिर्फ ले ही रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहा है, तो क्या उसमें विटामिन हैं, क्या उसमें फैट्स हैं, क्या उसमें कोई और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं? तो ऐसी ही चीज़ें जो आप एनर्जी की फॉर्म में ले रहे होते हैं, चाहे वो विटामिन हों, चाहे वो फैट्स हों, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हों, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हों, दे ऑल आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी। अब ये ना कहिएगा कि वो मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए ज़रूरी होते हैं, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस तो डेफिनेटली कंटिन्यू रहता है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होते हैं, विटामिन ले रहे होते हैं, दे आर नेसेसरी फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। ओके, आवाज़ अब आ रही होगी ऑप्सो, ठीक है। तो अब ये हमें रिक्वायर्ड चीज़ें क्यों होती है बेटा? ओके, मैं बैक आ गया हूँ, अभी लेक्चर स्टार्ट हो गया है। ओके, आवाज़ आ रही होगी, अब आ रही है? ओके, ठीक है। तो अब ये जो प्रोसेस होता है ना, ये इसके प्रोसेस के लिए सर्टेन एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डेफिनेटली आप मिनरल्स ले रहे हैं, अमाइनो एसिड्स ले रहे हैं, साल्ट ले रहे हैं, फैट्स ले रहे हैं, वट एवर कोई भी चीज़ ले रहे होते हैं, तो उनकी डाइजेशन होनी होती है। और उनकी डाइजेशन के लिए जो जीआईटी है, जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, उसके अंदर स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स पड़े होते हैं, और वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज कर रहे होते हैं, सिक्रीशंस रिलीज करते हैं, और वो जो सिक्रीशंस होती हैं ना, वो उसकी मजीद ब्रेक डाउन करवाते हैं, डाइजेशन में, अब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो अब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल होता है ना, रॉ मटेरियल्स वो एलिमिनेट होना शुरू हो जाता है, और बाकी जितनी भी चीज़ें आपने ली हैं ऑब्जर्व होने के बाद उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और एनर्जी इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि इस प्रोसेस को उसने रन करना होता है, और जितने भी वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं या वेस्ट मटेरियल्स होता है, वो जैसे ही डाइजेशन से जनरेट होएगा, प्रोड्यूस होएगा, तो वो जाके एलिमेंट्री कैनाल से इन द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम भी कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, उनमें मेनली क्या था कि इंजेक्शन थे। इंजेक्शन का मतलब होता है कि आपने एलिमेंट्री ट्रैक के अंदर कोई भी चीज़ लेके जानी है, लाइक ओरल कैविटी के अंदर अगर आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ बोलस, इन द फॉर्म ऑफ वाटर, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, इन द फॉर्म ऑफ फूड, वट एवर कोई भी चीज़ है जो कि ओरल कैविटी के अंदर जा रही है, दैट इज़ नोन एज इंजेक्शन। ओके, अब ये इंजेक्शन होने के बाद क्या होता है कि उसकी ना डाइजेशन होना शुरू हो जाती है। अच्छा, इंजेक्शन होती है, इंजेक्शन के बाद दूसरा जो प्रोसेस होता है वो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, सॉरी।
अब डाइजेशन के अंदर दो चीज़ें हो रही होती हैं, वन इज केमिकल डाइजेशन, अदर इज मैकेनिकल डाइजेशन। ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन में क्या फ़र्क है। आपको क्या लगता है कि केमिकल डाइजेशन क्या हो सकती है और मैकेनिकल डाइजेशन क्या हो सकती है? मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन, सून, जल्दी रिप्लाई करें, जल्दी जल्दी जल्दी, कि मैकेनिकल डाइजेशन क्या होती है और केमिकल डाइजेशन क्या होती है, क्या होती है, अगर होती है तो केमिकल क्या है और मैकेनिकल क्या है? ओके, propulsion, चीविंग, propulsion क्या है? propulsion क्या है? चलें propulsion के बारे में हमने बात करते हैं, क्रंचिंग के बारे में बात करते हैं, चीविंग के बारे में बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि डाइजेशन की, डाइजेशन कंसिस्ट ऑफ HCl की वजह से केमिकल डाइजेशन होती है। ओके, वो तो बेटा स्टमक के अंदर हो रही होती है, हम ओरल कैविटी की बात कर रहे थे। ओरल कैविटी के अंदर दो तरह से डाइजेशन हो रही होती है, वन इज केमिकल ब्रेकडाउन आप कह सकते हैं, अदर इज मैकेनिकल ब्रेकडाउन कह सकते हैं, या वन इज केमिकल डाइजेशन, अदर इज मैकेनिकल डाइजेशन। अच्छा ओके, सिक्रीशन की वजह से केमिकल हो रही होती है, ओके मान लेते हैं, ठीक है, माउथ से इंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, ओके केमिकल डाइजेशन में इंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, ओके ये बात भी मान लेते हैं। सिक्रीशन एंजाइम, ये बात भी मान लेते हैं कि केमिकल डाइजेशन में सिक्रीशन और एंजाइम्स आ रहे होते हैं, ओके केमिकल्स जो स्लाइवा में प्रेजेंट होते हैं, ओके ओके, हाउ टू नो है आप लोगों के पास। तो डाइजेशन कंसिस्ट ऑफ मेनली टू प्रोसेस, वन इज मैकेनिकल ब्रेकडाउन, अदर इज केमिकल ब्रेकडाउन। अब जो मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है, चाहे वो फूड है, चाहे आपने कोई चीज और फल लिया है, कोई भी वट एवर कोई भी कंडीशन है जो ओरल कैविटी के अंदर है, जब उसको चीव करते हैं ना आप या मॉस्टिकेशन करते हैं, दैट इज नोन एज मैकेनिकल डाइजेशन या मैकेनिकल ब्रेकडाउन, केमिकल चीविंग मैकेनिज्म। ओके ओके, वेल वन इज चीविंग मैकेनिज्म आप ये कह सकते हैं, अदर इज केमिकल डाइजेशन, ये केमिकल मैकेनिज्म। और मैकेनिकल में चीविंग होती है थ्रू टीथ, मैकेनिकल में, ओके मैकेनिकल में चीविंग होती है, डेफिनेटली यस, कि मैकेनिकल्स के अंदर जो भी आप फूड ले रहे हैं, वट एवर कोई भी चीज़ ले रहे होते हैं, तो उसकी मॉस्टिकेशन हो रही होती है, उसकी चीविंग हो रही होती है। तो जब चीविंग के दौरान आप चीज़ों को ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, दैट इज़ नोन एज मैकेनिकल डाइजेशन, अदर इज केमिकल डाइजेशन या केमिकल ब्रेक डाउन। अब ये जो केमिकल ब्रेक डाउन होती है ना, इसमें इंजाइम एक्ट करते हैं, और ये जो इंजाइम्स होते हैं ये फूड को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर जब चीज़ों को कन्वर्ट किया जा रहा होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ सेक्रेशंस प्रेजेंट इन द जीआईटी ट्रैक इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड दीज सेक्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड्स, तो उसको कहा जाता है केमिकल डाइजेशन। अब ये याद रखिएगा कि पहला जो चीज़ होती है इंजेक्शन होती है, दूसरी डाइजेशन होती है। डाइजेशन के अंदर दो चीज़ें आती हैं, वन इज केमिकल एंड अदर इज मैकेनिकल। आप मैकेनिकल ब्रेक डाउन भी करें, मैकेनिकल डाइजेशन भी करें, तो ये सेम रहेगा। तीसरी जो चीज़ होती है वो प्रोपल्शन होती है। अब ये जो प्रोपल्शन होती है, इसमें ये होता है कि जो ओरल कैविटी होती है इसके अंदर बोलस बन जाता है। बोलस जो सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड मास बन जाता है ऑफ द फूड, उसको कहा जाता है बोलस। कि आपने चीव किया, उसके साथ इंजाइम्स अटैच हुए, उसके साथ आपका सलाइवा अटैच हुआ, सलाइवा अटैच होने के बाद उसने ना उस फूड को, जो हार्ड फूड था, उसको सेमी लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। अब जब वो सेमी लिक्विड फॉर्म में बन जाता है, दैट इज नोन एज बोलस, तो उसकी प्रपल्शन होती है। अब वो प्रपल कैसे करता है कि वो एलिमेंट्री ट्रैक के अंदर ना एक वेव लाइक मूवमेंट जनरेट करता है, उस वेव लाइक मूवमेंट्स को प्रपल्शन कहा जाता है। तीन चीज़ें, इंजेक्शन होएगी, यस सेमी सॉलिड फूड मास, सेमी सॉलिड फूड मास डेफिनेटली यस बोलस होता है, ठीक है। पहला इंजेक्शन किया, उसके बाद डाइजेशन हुई, डाइजेशन के बाद तीसरा काम आपकी ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन होने के बाद उसने प्रोपेल करना होता है, एसोफेगस में जाना होता है, एसोफेगस से आगे स्टमक के अंदर जाना होता है, स्टमक से आगे इसने इंटेस्टाइन के अंदर जाना होता है। तो ये जो वेव लाइक मूवमेंट्स होती है फ्रॉम माउथ टू और एसोफेगस या एसोफेगस से लेके आगे स्टमक की तरफ, तो उसको कहा जाता है प्रोपल्शन। प्रोपल्शन होगी तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन ये होती है कि जैसे ही वो फूड जो सेमी सॉलिड फूड था, ये जिसके साथ लिक्विड मिक्स हुआ था, उसकी होनी होती है अब्जॉर्प्शन। अगर आपको ये चार चीज़ें पांच चीज़ें समझ आ गई तो आपको जीआईटी समझ आ जाएगी। चौथी चीज़ होती है अब्जॉर्प्शन। अब अब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि बेसिकली वो फूड जो कि स्टमक का हिस्सा बना था, वो फूड जो ओरल कैविटी का हिस्सा बना था, उसने अब्जॉर्ब होना होता है। अब अब्जॉर्ब कैसे होता है कि एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर जैसे ही वो पहुंचता है,
तो वहाँ स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शंस पड़े होते हैं, उन प्रोजेक्शंस को कहा जाता है विलाई, विलस। उसके साथ उन्होंने ऑब्जर्व होना होता है। ऑब्जर्व होने के बाद ओके, ऑब्जर्व होते हैं। ऑब्जर्व होने के बाद क्या होता है कि वो ब्लड कैपरी का हिस्सा बनते हैं, लैम्फ कैपरी का हिस्सा बनते हैं। उसके बाद ये सर्कुलेशन के अंदर जाते हैं। अब जैसे सर्कुलेशन के अंदर जाएंगे तो जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो वहाँ से एलिमिनेट होगी। एलिमिनेट का मतलब ये है कि जो रिक्वायर्ड अमाउंट जिस जगह पे रिक्वायर्ड होगी वहाँ पे चली जाएगी। बाकी जो अनरिक्वायर्ड चीज़ें होंगी वो अगेन इन द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन डाइजेस्टिव ट्रैक से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी। ओके, तो एलिमिनेशन में ये होगा कि वो फूड जो हमने खाया है लेकिन डाइजेस्ट नहीं हुआ एक चीज़, या जब मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि अब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो खाना जो हमने खाया है डाइजेस्ट नहीं हुआ, अब्जॉर्ब नहीं हुआ, उसकी एक्सक्रीशन हो जाएगी। या वो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि ड्यूरिंग अब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के बाद वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट हुए हैं, उन्होंने बॉडी से एलिमिनेट होना होता है। और वो जिस प्रोसेस से एलिमिनेट हो रहे होते हैं दैट प्रोसेस नोन एज डेफिकेशन। एलिमेंट्री कैनाल से एज एक्सक्रीटेड एज ए फीसेस बाय द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन। ओके, तो ये था हमें जीआईटी के बारे में कि इसमें कैसे कैसे अब्जॉर्प्शन होती है। उसके बाद हमने डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिस्कस करने हैं, जिनमें एलिमेंट्री ट्रैक के अंदर मेनली आपकी ओरल कैविटी, माउथ आता है, फेरिंग्स आता है, एसोफेगस आता है, स्टमक आता है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं, रेक्टम और एनल कैनाल आती है और एनस आता है। प्रोपल्शन को दोबारा बता देता हूँ बेटा। नो बेटा, एलिमेंट्री कैनाल पूरी के अंदर विलाई नहीं होते, स्पेशली जो ज़्यादा अमाउंट में पड़े होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पड़े होते हैं विलाई, विलस की फॉर्म में। ओके, ठीक है, तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं स्लाइड्स के ऊपर कि स्लाइड्स में क्या क्या चीज़ें हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या क्या होंगे, स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीआईटी के बारे में हमने डिस्कस करना है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ द जीआईटी के बारे में डिस्कस करना है। ओके वेल, अली आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी, आप मेरी क्लास नहीं ले रहे होते मुझे पता है, और ऑलवेज एक्टिव ऑन द व्हाट्सएप। इसके अलावा हमने डिफरेंट फंक्शंस के बारे में डिस्कस करना है इनके, जिसमें सेक्रीशंस, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, मोटेलिटी, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिएगा। इसके बाद इसकी फिजियोलॉजी के बारे में एक ओवरव्यू है। ओवरव्यू में ये लिखा हुआ है कि आपकी ओरल कैविटी से कोई भी फूड जा रहा होता है ओरल कैविटी के अंदर जाएगा। उसके बाद ग्लैंड्स पड़े होते हैं जिनमें पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं, सब मिकोजल, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं, इन्होंने ना सेक्रीशंस देनी होती हैं। उसके बाद जो फूड है वो जाता है एसोफेगस में, एसोफेगस के बाद स्टमक के अंदर जाता है, स्टमक के अंदर गैस की ब्रेक डाउन होती है, ब्रेक डाउन होने के बाद ये इंटेस्टाइन का हिस्सा बनता है, इंटेस्टाइन में इसकी अब्जॉर्प्शन होती है, अब्जॉर्प्शन होने के बाद इसमें जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो हिस्सा बन जाती हैं, ब्लड का हिस्सा बन जाती हैं, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एनल कैनाल में फीसेस के थ्रू इन द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ओके बेटा कितना वेट करते हैं ये मुझे पता है। ओके, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें रोल ऑफ गॉल ब्लैडर इम्पॉर्टेंट है, लीवर का रोल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर सेक्रीशंस ना देना तो जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो नॉर्मली नहीं होता। ओके, तो हम लीवर के बारे में और गॉल ब्लैडर के बारे में, पेंक्रियाज के बारे में एज वेल डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन सी सेक्रीशंस रिक्वायर्ड होती हैं जो कि नॉर्मल प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन और प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। ओके, तो पहली जो चीज़ है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, इंजेक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया। दिस इज द टेकिंग ऑफ फूड इनटू द एलिमेंट्री ट्रैक, इधर ईटिंग और ड्रिंकिंग, आप पानी ले रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, दिस इज प्रोसेस नोन एज इंजेक्शन। ओके बेटा, ये रिपीट हो जाएगा इसमें। दूसरा प्रोपल्शन होती है। प्रोपल्शन में ये होता है कि दिस मिक्सेस एंड मूव्स द कंटेंट अलोंग द एलिमेंट्री ट्रैक। अब वो बोलस, वो खाना जो ओरल कैविटी का हिस्सा बना था उसके साथ सेक्रीशंस अटैच हुई हैं, स्लेवरी अमाइलेज अटैच हुआ है, उसके बाद उसने उसको सॉफ्ट कर दिया है। जैसे ही वो सेमी सॉलिड मैस बन जाता है उसको बोलस कहा जाता है। अब ये जो बोलस है इसने एसोफेगस के अंदर मूव करना होता है, एक वेव लाइक मूवमेंट के थ्रू मूव कर रहा होता है, दैट इज नोन एज प्रोपल्शन। उसके बाद डाइजेशन हो रही होती है, पहला इंजेक्शन होता है, दूसरा डाइजेशन होता है, तीसरा प्रोपल्शन होता है।
इसमें एक डाइजेशन पहले आना था, प्रोपल्शन बाद में आना था, एनी हाउ। लेकिन तीसरा जो काम हो रहा होता है वो प्रोपल्शन होती है, दूसरा डाइजेशन होती है। अब डाइजेशन के अंदर मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ द फूड होती है बाय द मास्टिकेशन और चीविंग। बेटा स्लाइड्स मूव कर रही हैं। और दूसरी जो चीज़ होती है मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड होती है इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाय द एंजाइम प्रेजेंट इन द सेक्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड्स एंड द accessory organs ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तीसरी चीज़ अब्जॉर्प्शन होती है। दिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच डाइजेस्टेड फूड या सब्सटेंसेस passes through the walls of some organs of the alimentary canal into the blood and lymph capillaries फॉर सर्कुलेशन एंड यूज फॉर द बॉडी सेल। ओके, अब अब्जॉर्प्शन में ये होगा कि वो फूड जो जीआईटी का हिस्सा बना था, जीआईटी के अंदर आया था, उसने ना अब्जॉर्ब होना होता है, विलाई पड़े होते हैं, उन्होंने अब्जॉर्व करना होता है। अब्जॉर्व करने के बाद उसको ब्लड का हिस्सा बनाना होता है। जैसे ही ब्लड का हिस्सा बन जाता है तो वो सर्कुलेशन में मूव करता है। सर्कुलेशन में जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वहाँ पे वो एलिमिनेट हो जाती हैं। उसके बाद जो फाइनल प्रोसेस होता है वो एलिमिनेशन का होता है। वो फूड जो आपने ईट किया है लेकिन कांट बी डाइजेस्टेड and can't be absorbed or excreted from the alimentary canal as the feces as by the process of defecation। बेटा बट यहाँ पे तो शो हो रही हैं स्लाइड्स, आप रिफ्रेश करके देखें पेज, लेकिन यहाँ पे स्लाइड्स शो हो रही हैं। किसी और को प्रॉब्लम आ रहा है स्लाइड्स में कि स्लाइड शो ना हो रही हो? मेक इट फास्ट। ओके, शो हो रही हैं बेटा, बाकी लोगों को शो हो रही हैं, आपके नेटवर्क का इशू होगा। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग हॉलो मस्कुलर ट्यूब होती है या कैनाल या ट्रैक, जिसको जीआईटी कहा जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्स। ओके, स्लाइड शो हो रही हैं। ओके वेल बेटा, आप अपना पेज रिफ्रेश कर लें, नेटवर्क एरर होगा। ठीक है, अगर जीआईटी को डिफाइन किया जाए तो जीआईटी क्या है? लॉन्ग हॉलो मस्कुलर ट्यूब होती है, या कैनाल, ये ट्रैक, दैट इज नोन एज जीआईटी। ये राउंड अबाउट 5 मीटर लॉन्ग होती है, 5 मीटर। ओके वेल, इसके बाद एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, जिनके अंदर स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं, लीवर और गॉल ब्लैडर्स होता है, और पेंक्रियाज होता है। इसके बारे में हम वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जिसके अंदर ओरल कैविटी या माउथ से स्टार्ट हो रही होती है, उसके बाद फेरिंग्स होता है, एसोफेगस होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, रेक्टम होता है, एंड पॉइंट जो होता है एनस होता है। ये अगर एक आप डायग्राम देखेंगे तो ये डायग्राम भी यही शो कर रही होती है। ओके वेल, इसके बाद अगर हम अनाटमी की बात करें तो मेनली इसके अंदर आप देखिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ल्यूमन्स हैं उसके अंदर विलाई पड़े होते हैं, स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शंस होती हैं, इनको विलाई कहा जाता है। उसके साथ लेक्टियल ग्लैंड्स पड़े होते हैं, ब्लड कैपिलरीज पड़ी होती हैं, गोबलेट सेल्स पड़े होते हैं, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स पड़े होते हैं जो सिक्रीशंस देते हैं, जिसकी वजह से जो फूड है उसकी मज़ीद चर्निंग और चैपिंग होने के बाद अब्जॉर्प्शन इसी हो जाती है। आर्टरीज और विन्योज पड़े होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स पड़ी होती हैं। ये एक विलाई की स्ट्रक्चर्स है और एक विलाई में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। और एक विलाई के अंदर लेक्टियल्स पड़े होते हैं, ब्लड कैपिलरीज, गॉबलेट सेल्स, व्हाटएवर, ये सारी स्ट्रक्चर्स एक विलाई कंटेन कर रहा होता है। लेक्टियल्स हमने डिस्कस किया था लिम्फेटिक सिस्टम में, क्या था? लेक्टियल्स, किसी को याद है? लिम्फेटिक सिस्टम में हमने लेक्टियल्स के बारे में डिस्कस किया था। एनी हाउ, मेजर फंक्शंस ऑफ जीआईटी ट्रैक क्या क्या हो सकते हैं? ओके, तो लेक्टियल्स के बारे में आप लोगों को नहीं पता ना? वेल, मेन फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में हम बात करें तो मेनली 4 मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ जीआईटी होती है। पहली होती है मोटेलिटी, मूवमेंट हो रही होती है। अब ये जो मूवमेंट होती है थ्रू प्रोपल्शन हो रही होती है। इंजेस्टेड फूड जो कि माउथ से रेक्टम की तरफ मूव कर रहा होता है, उसके अंदर मोटेलिटी होती है, प्रोपेल हो रहा होता है, एक जगह से आगे मूव कर रहा होता है। दूसरा काम
दूसरा जो फंक्शन है उसके अंदर सेक्रेशन ऑफ जूसेस हैं, जो कि मेनली स्लाइवा सेक्रेट हो रहा होता है। अब स्लाइवा ने क्या करना होता है, ये एड इन डाइजेशन और ऑब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट कर रहा होता है। तीसरा काम डाइजेशन का होता है, वो फूड जो कि आपने इंजेस्ट की है, इंजेस्ट करने के बाद उसको ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू ऑब्जर्वेबल मॉलिक्यूल्स एंड टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर इसको ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि उसकी जो ऑब्जर्प्शन है वो इजीली हो सके। चौथा काम ऑब्जर्प्शन होता है। ऑब्जर्प्शन में ये होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर्स होते हैं वो ऑब्जर्व हो जाते हैं, और जो अनऑब्जर्वेबल चीज़ें होती हैं वो ऑब्जर्व नहीं होते, वो जीआईटी में अगेन मूव करते हुए एनल कैनाल का हिस्सा बनते हैं और फीसेस की फॉर्म में इन द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन बॉडी से एलिमिनेट हो जाती हैं। और वो चीज़ें जो ऑब्जर्व हो जाती हैं वो अगेन ल्यूमन से, जीआईटी के ल्यूमन से ब्लड का हिस्सा बनते हैं। ब्लड का हिस्सा बनने के बाद जहाँ पे उनकी रिक्वायर्ड अमाउंट होती है वहाँ पे उनको यूटिलाइज कर लिया जाता है। लिम्फेटिक वेसल्स of lymphatic vessels, lacteals, ओके। lymphatic lymph vessels होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होती हैं, लेकिन अब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड नहीं करती, ओके। इसके बाद मोटेलिटी इन द माउथ, ये मोटेलिटी यहाँ पर हम पहला फंक्शन इसका डिस्कस करें, जो कि हमने मेनली 4 फंक्शन डिस्कस किए हैं कि पहला मोटेलिटी होता है, दूसरा सिक्रेशन ऑफ जूसेस होता है, तीसरा डाइजेशन होता है और चौथा अब्जॉर्प्शन होता है। तो पहला फंक्शन अगर हम डिस्कस करें तो मोटेलिटी इन द माउथ दैट इज चीविंग और मास्टिकेशन, इट इज़ ए रिफ्लेक्स इन नेचर। अब जैसे ही ओरल कैविटी के अंदर फूड जाता है अनटिल अनलेस कि गैग रिफ्लेक्स ट्रिगर ना हो गई हो। ओके बेटा, रिपीट फंक्शन रिपीट हो जाएंगे, ये आगे हम डिटेल में ये चीज़ें डिस्कस करने लगे हैं, फंक्शंस के बारे में डिटेल डिस्कस करने लगे हैं, ओके। तो ये रिफ्लेक्स इन नेचर्स होती है। अगर कोई चीज़ ओरल कैविटी के अंदर गई है ना, तो उसको आप अगर खुद प्रोपेल नहीं करेंगे, स्पिट आउट नहीं करेंगे, तो वो स्पिट आउट नहीं होगी, वो जीआईटी का हिस्सा बनना ही बनना होता है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है बेसिकली, कि ब्रेक्स द फूड इनटू स्मॉल पीसेस टू बी इजीली स्वॉलोड। अब चीविंग या मॉस्टिफिकेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, या इसका मकसद क्या है, क्या करता है कि जो फूड होता है उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करता है, इसलिए कि इजीली, ताकि वो इजीली उनको स्वॉलो किया जा सके। बात करें मोटेलिटी के अंदर, दूसरा काम क्या करता है कि फूड को स्लेवरी अमाइलेज के लिए एक्सपोज करता है, ताकि जो स्लेवरी अमाइलेज है वो उसके ऊपर इजीली एक्ट कर सके, विच बिगेंस डाइजेशन ऑफ स्टार्च, और उसने स्टार्च की डाइजेशन के लिए स्लेवरी अमाइलेज ज़रूरी होता है। तीसरा काम हेल्प डाइजेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फूड, स्पेशली सेलुलोज कंटेन्स फूड वेजिटेबल्स, जो भी चीज़ें आप ले रहे होते हैं तो उसमें जो स्लेवरी अमाइलेज होता है ये हेल्प आउट कर रहा होता है। तो ये सारा प्रोसेस मॉस्टिकेशन, ये चीविंग का हो रहा होता है, ओके। दूसरा स्वालिंग हो रही होती है। स्वालविंग इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। अब स्वालविंग में वो फूड जो ओरल कैविटी का हिस्सा बना था, माउथ का हिस्सा बना था, उसने स्वालो होना होता है। स्वालो होने के बाद वो माउथ से स्टमक का हिस्सा बनता है। अब इसके अंदर 3 फेजेस होती हैं, तो ये 3 फेजेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली जो फेज होती है उसके अंदर बुक्कल फेज होती है। इसमें ये होता है कि द फूड इज पुश्ड बैक इनटू द फेरिंग्स फ्रॉम द माउथ, ओके। पहली फेज में क्या होता है कि बुकल फेज होती है। बुकल फेज में ये होता है कि फूड को पुश बैक किया जाता है इनटू द फेरिंग्स फ्रॉम द माउथ, माउथ से पुश बैक करके फेरिंग्स को टच करता है। उसके बाद जो दूसरी फेज होती है वो फ्रेंचियल फेज होती है। अब फूड जैसे ही पास हो रहा होता है थ्रू द फेरिंग्स टू द एसोफेगस। दूसरी फेज देखिएगा कि इसमें जो फूड है वो फेरिंग्स टू एसोफेगस जा रही होती है। अच्छा, एक चीज़ और भी है इसमें कि जैसे ही बुकल फेज स्टार्ट होती है तो उसमें ये होता है कि जो टंग है ये पुशेस बोलस अगेंस्ट द सॉफ्ट पैलेट्स एंड बैक ऑफ द माउथ, ट्रिगरिंग स्वॉल्विंग रिफ्लेक्स है, ओके। ये फर्स्ट फेज के अंदर जो बुकल फेज है उसके अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है कि जो फूड है उसको पुश किया जाता है बैक इनटू द फेरिंग्स फ्रॉम द माउथ, और उसमें जो टंग है ये बोलस को पुश कर रही होती है अगेंस्ट द सॉफ्ट पैलेट एंड बैक ऑफ द माउथ, ट्रिगरिंग स्वॉल्विंग रिफ्लेक्स है, और स्वॉल्विंग रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो रही होती है। दूसरी जो फेज होती है दैट इज नोन एज फ्रेंजियल फेज। अब फ्रेंजियल फेज में क्या होता है कि फूड पासिस थ्रू द फेरिंग्स टू द एसोफेगस, और इसमें अपर एसोफेगियल स्फिंक्टर जो होता है वो रिलैक्स करता है विद द एपिग्लोटस क्लोजेस टू कीप द स्वॉलोड मटेरियल आउट ऑफ द एयरवे।
अब ये जो फ्रेंचियल फेज है ना, इसके अंदर ये होता है कि आप लोगों ने ग्लूटस और एपिग्लूटस का सुना होगा। तो जो ग्लूटस है ना, उसने क्लोज कर देना होता है ओपनिंग को। वो ओपनिंग जो एयरवे की तरफ जा रही होती है, एयरवे की ओपनिंग को क्लोज कर दिया जाता है ताकि वो स्वॉलोड फूड जो है वो एयरवे का हिस्सा ना बने या रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर पास ना हो। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जाएगा तो कफ रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाती है। इसलिए कफ रिफ्लेक्स से बचने के लिए वो फूड अगेन एसोफिगल सफिंटर, अपर एसोफिगल सफिंटर रिलैक्स हो रहा होता है, एपिग्लोटस क्लोज हो जाता है और उसके रिजल्ट में जो फूड होता है वो डायरेक्ट एसोफेगस का हिस्सा बन जाता है, ना कि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक का हिस्सा बनता है, ना कि वो एयरवे का हिस्सा बनता है। ओके। और तीसरी जो फेज होती है वो एसोफिगल फेज होती है। अब एसोफिगल फेज में ये होता है कि जो फूड है पासिस थ्रू द एसोफेगस टू द स्टमक बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब वो फूड जो कि एसोफेगस के अंदर आ गया था, उस एसोफेगस के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू वो फूड जो है वो पास आउट हो जाता है नेक्स्ट स्टमक की तरफ। अब इसमें क्या होता है कि जो फूड मासेस होता है मूव्स डाउनवर्ड इनटू द एसोफेगस प्रोपेल्ड बाई पेरिस्टाल्टिक वेव्स एंड एडेड बाई ग्रेविटी। अब ग्रेविटी की वजह से और दूसरा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से ये फूड स्टमक के अंदर आ जाता है। स्टमक और एसोफेगस के दरमियान जो सफिंटर होता है दैट इज नोन एज कार्डिक सफिंटर, और स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान जो सफिंटर होता है दैट इज नोन एज पाइलोरिक सफिंटर। अपर एसोफिगल सफिंटर होता है और लोअर एसोफिगल सफिंटर भी होता है। ये हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो दूसरा फंक्शन हमने डिस्कस करना है मोटेलिटी ऑफ एसोफिगस। पहला हमने डिस्कस किया है, दूसरे फंक्शन में हमने मोटेलिटी के बारे में डिस्कस करना है। मोटेलिटी के अंदर एसोफिगस जो होता है ये राउंड अबाउट 20 सेंटीमीटर्स ट्यूब होती है और इसके अंदर दो सफिंटर्स होते हैं। वन सफिंटर इज अपर एसोफिगल सफिंटर्स एंड अदर इज लोअर एसोफिगल सफिंटर। अब जो अपर एसोफिगल सफिंटर होता है ये क्या करता है, इसने प्रिवेंट्स एयर फ्रॉम एंटरिंग द जीआईटी। जीआईटी में एयर को इंटर होने से ये बचा रहा होता है। दूसरा होता है लोअर एसोफिगल सफिंटर। अब लोअर एसोफिगल सफिंटर क्या करता है कि इसने गैस्ट्रिक कंटेंट्स जो कि स्टमक के थे उसको एसोफिगस के अंदर इंटर होने से बचाता है। और एक मोस्टली आप लोगों ने एक डिजीज सुनी होगी जिसे गर्ड कहा जाता है, गैस्ट्रो एसोफिगल रिफ्लेक्स डिजीज। उसमें ये होता है कि जो लोअर एसोफिगल सफिंटर होता है वो कम्प्रोमाइज हो चुका होता है, इसलिए वो गर्ड को लीड कर रहा होता है। ओके। तो हमने दो सफिंटर्स के बारे में डिस्कस किया है। दो सफिंटर में एक अपर एसोफिगल सफिंटर्स है जिसने एयर को जीआईटी के अंदर इंटर होने से प्रिवेंट करना होता है। दूसरा हमने लोअर एसोफिगल सफिंटर के बारे में डिस्कस किया। अब लोअर एसोफिगल सफिंटर क्या कर रहा होता है कि ये वो गैस्ट्रिक कंटेंट्स जो कि स्टमक से एसोफिगस के अंदर आने होते हैं उनको नहीं आने देता, इसलिए एसोफिगल के अंदर बर्निंग स्टार्ट हो जाती है क्योंकि वो रिच इन HCl होता है, रिच इन एसिड होता है। एसोफेगल पेरिस्टाल्टिक स्वीप्स डाउन द एसोफेगस, और एसोफेगस के अंदर एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है और वो जो सारा खाना होता है वो सारा स्टमक की तरफ चला जाता है। अब ये साथ एक डायग्राम है, डायग्राम को अगर देखिएगा तो आप लोगों को और इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एसोफेगल सफिंटर कंट्रैक्ट कर रहा होता है और साथ में जो मसल्स होते हैं ये रिलैक्स करते हैं। उसके बाद मसल कंट्रैक्ट करते हैं, मसल रिलैक्स करते हैं। जब मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है तो दैट जनरेट ए वेव लाइक मूवमेंट, और ये जो वेव लाइक मूवमेंट होती है दैट इज नोन एज प्रोपल्शन। उसके बाद एसोफेगस और स्टमक के दरमियान पाइलोरिक सफिंटर पड़ा होता है, ये सफिंटर रिलैक्स होता है और खाना स्टमक के अंदर आ जाता है। ओके। ओरल कैविटी थी, ओरल कैविटी से आपने खाना की ब्रेकडाउन हुई, ब्रेकडाउन होने के बाद वो अपर एसोफेगल सफिंटर का हिस्सा बनी, अपर एसोफेगल सफिंटर से लोअर एसोफेगल सफिंटर का हिस्सा बनी, लोअर एसोफेगल सफिंटर के बाद उसने मूवमेंट करनी होती है, वेव लाइक मूवमेंट होगी, वेव लाइक मूवमेंट होने के बाद पाइलोरिक कार्डिक सफिंटर ओपन होएगा, कार्डिक सफिंटर ओपन होने के रिजल्ट में स्टमक के अंदर खाना आ जाएगा। अब जो खाना स्टमक के अंदर आता है वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपने फूड में क्या लिया है। ओके। तीसरी चीज है मोटेलिटी ऑफ स्टमक। अब स्टमक कंसिस्ट ऑफ फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिस। जिस स्टमक है ना उसके तीन पार्ट्स होते हैं, वन इज बॉडी, अदर इज फंडस एंड थर्ड वन इज पाइलोरिस। जो इसका प्रॉक्सिमल एरिया होता है वो फंडस और बॉडी के अंदर आता है और इसके अंदर थिन वॉल होती है और कंट्रैक्ट्स वीकली एंड इनफ्रीक्वेंटली, और उसके रिजल्ट में क्या होता है कि ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ फूड को होल्ड करता है टू स्टोर फूड बिकॉज रिसेप्टर रिफ्लेक्सेशन।
अब इसके अंदर क्या होती है कि रिसेप्टर रिलैक्सेशन हो रही होती है, इसलिए ये फूड को, लार्ज अमाउंट फूड को काफ़ी टाइम के लिए स्टोर करके रख सकता है। इसके अलावा जो डिस्टल एरिया होता है दैट इज नोन एज पाइलोरस। अब प्रॉक्सिमल जो एरिया होता है उसको फंडस और बॉडी के अंडर आता है, और जो डिस्टल एरिया वो पाइलोरस के अंडर आ रहा होता है। और जो पाइलोरस वाला एरिया होता है वो थिक वाल्व होती है विद द स्ट्रॉन्ग एंड फ्रीक्वेंट पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन होती है दैट मिक्सेस एंड प्रोपल फूड इनटू द ड्यूडिनम। उसके बाद यस से यस के अंदर प्रोपल्शन होती है, रिदमिकली कंट्रैक्शन होती है। तो ये क्या करता है कि वो खाना जो कि स्टमक के अंदर प्रेजेंट था उसको ड्यूडिनम का हिस्सा बना देता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होने के रिजल्ट में जो खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। और उसके बाद आल्सो डिस्टल एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग इनटू द ड्यूडिनम। और जो डिस्टल एरिया होता है उसमें यही होता है कि मेनली जो पाइलोरिस होता है इससे गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग इनटू द ड्यूडिनम हो रही होती है। ओके तो ये एक मोटेलिटी ऑफ स्टमक है। पाइलोरिक स्फिंक्टर किस तरह क्लोज होएगा, जब खाना स्टमक के अंदर आएगा तो पहले जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो ओपन वो क्लोज रहता है। उसके बाद मूवमेंट होती है, इसकी मूवमेंट होने के रिजल्ट में स्टिल जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो क्लोज होता है, लेकिन जब खाने की मजीद मिक्सिंग हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये स्लाइडली ओपन होता है। स्लाइडली ओपन होने के बाद जो खाना है वो मूव करके स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा बनना शुरू हो जाता है। ओके चौथा फंक्शन मोटेलिटी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे ही वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गया है, पहले हमने स्टमक की बात की, एसोफेगस की बात की, ओरल कैविटी की बात की, ओरल कैविटी के बाद एसोफेगस, एसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करनी है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मेनली दो ही काम हो रहे होते हैं, वन इज सिगमेंटेशन और अदर इज पेरिस्टाल्सिस, जिसमें चैपिंग और चर्निंग भी हो रही होती है। तो ये सिगमेंटेशन और पेरिस्टाल्टिक, ये नेक्स्ट स्लाइड पे ऑप्सो एक डायग्राम दी हुई है उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इसकी सिग्निफिकेंस मेनली क्या होती है कि मोटेलिटी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज सर्व्स थ्री फंक्शंस। वन इज मिक्सिंग। मिक्सिंग में क्या होता है कि वो कंटेंट जो कि स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया था उसके ऊपर सर्टेन इंजाइम ने एक्ट करना होता है ताकि जो डाइजेशन है उसको इजी किया जा सके। सेकेंडली उसके ऊपर जो इंजाइम्स होते हैं उन्होंने एक्ट करना होता है, उनको स्मॉल मालिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन करना होता है, स्मॉल मालिक्यूल्स के अंदर इसको ब्रेक डाउन करना होता है, दैट इज नोन एज मिक्सिंग। दूसरा काम ये हो रहा होता है कि मिक्सिंग द एक्सपोजर ऑफ कंटेंट टू द मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टिनल वॉल्व। और जैसे ये खाना मिक्स हो जाता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद ये अटैच होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच होता है, विलाई के साथ अटैच होता है। अब विलाई क्या करते हैं, इसको ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद ये जो कंटेंट होता है, जो अनडाइजेस्टिबल कंटेंट होता है, उसको प्रोपोल करके लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा बना दिया जाता है। अब सबसे ज़्यादा जो अब्जॉर्प्शन हो रही होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, उसके बाद जो कम अब्जॉर्प्शन हो रही होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हो रही होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टिबल फूड होता है उसको एनल कैनाल के अंदर मूव कर दिया जाता है, और जैसे ही एनल कैनाल के अंदर मूव करेगा वो फीसेस में कन्वर्ट होएगा और इन द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। ओके ये एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शंस आर रिस्पांसिबल फॉर फॉरवर्ड मूवमेंट है, जिसमें ये पहले कंट्रैक्शन है, कोई बोलस है, बोलस ने फॉरवर्ड मूव करना होता है। तो पहले मसल कंट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे होते हैं, जैसे ही फॉरवर्ड मूव करता है, जैसे ये फॉरवर्ड मूव करता है, फॉरवर्ड मूव करने के बाद इसके अंदर मास मूवमेंट होना शुरू हो जाती है, जो फ्लूइड है वो मूव करना शुरू कर देता है। ओके इंटेरोसाइट्स ऑफ विलाई मीन, बेटा ये स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शंस होती हैं, जिस तरह माइक्रोविलाई होते हैं, ये प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं फ्रॉम द इंटेरोसाइट्स, और ये इसकी जो एपिथेलियम होती है उसने इसको कवर किया होता है। बेसिकली ये ब्रश बॉर्डर्स ही आप कह सकते हैं इसको, कि ब्रश बॉर्डर्स होते हैं। ओके फिफ्थ काम होता है मोटेलिटी। मोटेलिटी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन और कोलोन। खाना स्टमक
देन स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सिगमेंटेशन होती है, मास मूवमेंट होती है और डेफिकेशन होना शुरू हो जाती है। अब जो सिगमेंटेशन है ये क्या है कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर काजेज द कंटेंट टू बी कंटिन्यूसली मिक्स है। बेटा विलाई इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर कहीं पे और प्रोजेक्शंस होती है तो उनके सर्टेन नेम्स होते हैं, लेकिन जो विलाई के अंदर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं उनको विलाई कहा जाता है, जिस इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो इसके अंदर सिगमेंटेशन होती है। सिगमेंटेशन में ये होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो कंटेंट होता है वो कंटिन्यूसली मिक्स होता रहता है चैपिंग और चर्निंग के थ्रू। उसके बाद मास मूवमेंट होती है कि वो कंटेंट प्रोपेल होके एक सीगमेंट से अगले सीगमेंट में चला जाता है। जैसे ही वो एक सीगमेंट से आगे वाले सीगमेंट में जाता है तो उसको मास मूवमेंट कहा जाता है। उसके बाद डेफिकेशन होती है। डेफिकेशन इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स होती है और वॉलेंट्री रिफ्लेक्स होती है। इसलिए कुछ लोग स्टूल को काफ़ी टाइम के लिए होल्ड रख सकते हैं, लेकिन अगर डायरिया की कंडीशन है तो दैट इज इनवॉलेंट्री इन नेचर्स। ओके, और उसके बाद इवैक्यूएशन ऑफ कोलोन कंटेंट्स थ्रू द एनल कैनाल, और ये जब रिफ्लेक्स एनल सेफिंटर्स, ये भी इंटरनल और एक्सटर्नल सेफिंटर्स होते हैं। उसके बाद डेफिकेशन रिफ्लेक्स एक्टिवेट होती है और उस फूड को बॉडी से प्रोपेल कर दिया जाता है। सेक्रेशन ऑफ जीआईटी ये हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू कर लेंगे। तो आज जो हमने डिस्कस किए हैं चीज़ें उनको एक शॉर्ट से रिव्यू ले लेते हैं ताकि आप लोगों को इजीली अंडरस्टूड करवाया जा सके। ओके, तो नेक्स्ट जो हमने स्टार्ट लेना है वो सेक्रेशन ऑफ जीआईटी के। जीआईटी के अंदर सेक्रेशन कौन कौन सी होती हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, कितनी पर डे सेक्रेशंस आ रही होती हैं। तो मेनली ये हमने 5 फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया है। 5 फंक्शंस में फंक्शंस कौन कौन से थे। उसके बाद हमने रिफ्लेक्सेस के बारे में डिस्कस किया है। इसके अलावा डाइजेस्टिव के मेनली फंक्शंस जिसमें मोटेलिटी, सेक्रेशंस ऑफ स्लेवरी, सेक्रेशंस ऑफ यूसेज या स्लाइवा के बारे में डिस्कस किया है। डाइजेशन के बारे में डिस्कस किया है। एब्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कस किया है और इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कस किया हमने। मोटेलिटी इन द माउथ, माउथ से स्टार्ट हो रही होती है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मोटेलिटी इन द जीआईटी, जीआईटी के अंदर कैसे मोटेलिटी हो रही होती है। इसके में हमने 3 फेजेस के बारे में डिस्कस किया है। फर्स्ट फेज वाज बुकल फेज। बुकल फेज में ये होता है कि जो टंग होती है ना, टंग ने क्या करना होता है, बोलस को पुश करना होता है अगेंस्ट द सॉफ्ट पैलेट और बैक ऑफ द माउथ पे। और ये जैसे ही बोलस सॉफ्ट पैलेस को टच करेगा, सॉफ्ट पैलेट को टच करेगा, तो बैक ऑफ द माउथ में वहाँ पे स्वाल्विंग रिफ्लेक्स पड़ी होती है। स्वाल्विंग रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाती है। रिसेप्टर्स पड़े होते हैं जो कि स्वाल्विंग रिफ्लेक्स को ट्रिगर कर देते हैं। स्वाल्विंग रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाती है। अब जो दूसरी फेज होती है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ये फ्रिंजियल फेज होती है। फ्रिंजियल फेज में ये होता है कि जो फूड होता है ये फेरिंग्स से एसोफेगस की तरफ जा रहा होता है। बेटा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी हो रही होती है, स्टमक के अंदर भी हो रही होती है, एसोफेगस के अंदर भी हो रही होती है। एसोफेगस से स्टार्ट होने के बाद एनल कैनाल तक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। ओके, दूसरी जो फेज है उसको फ्रिंजियल फेज कहा जाता है। अब ये जो फ्रिंजियल फेज है इसके अंदर जो फूड होता है पास आउट होता है फेरिंग्स टू एसोफेगस के दौरान में। अब इसमें क्या होता है कि जो अपर एसोफेगल स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स करता है, एपिग्लोटस क्लोज हो जाता है और जो फूड है वो एसोफेगस का हिस्सा बनता है रेदर देन के एयरवे का हिस्सा बने। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन में बेटा डेफिनेटली होती है। अब जो तीसरी फेज होती है उसको एसोफेगल फेज कहा जाता है। एसोफेगल्स में ये होता है कि जो फूड होती है वो एसोफेगस टू स्टमक जानी होती है बाय द प्रोसेस ऑफ प्रोपल्शन, बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है ये एक वेव लाइक मूवमेंट होती है दैट इज एडेड बाय स्फिंक्टर्स, दैट इज एडेड बाय मसल्स। अब मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है और जो स्फिंक्टर्स होते हैं वो उनकी ओपनिंग और क्लोजर्स हो रहा होता है, तो उसके रिजल्ट में जो फूड है वो मूव करके स्टमक का हिस्सा बन जाता है। इसके अलावा हमने एसोफेगस के स्फिंक्टर्स के बारे में डिस्कस किया है कि 2 तरह से एसोफेगस के अंदर स्फिंक्टर्स होते हैं। अपर एसोफेगल स्फिंक्टर होता है, लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर होता है। अब जो अपर एसोफेगल स्फिंक्टर होता है उसका काम क्या होता है कि उसने एयर को जीआईटी के अंदर इंटर होने से प्रिवेंट करना होता है।
दूसरा लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर्स होता है, इसने गैस्ट्रिक कंटेंट को दोबारा एसोफेगस के अंदर इंटर होने से बचाना होता है। ओके, इसके अलावा नीचे कार्डिक स्फिंक्टर्स पड़ा होता है। कार्डिक स्फिंक्टर स्टमक और एसोफेगस के दरमियान होता है, और जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है वो स्टमक और इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान होता है। इसके अलावा हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स भी डिस्कस करेंगे, जुजिनाम, ड्यूडिनाम, इलियम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए मेरा ख्याल है इट्स एनफ। तो इफ़ यू हैव अ क्वेरी यू कैन आस्क मी। मेक इट फास्ट। कोई समझ आइए? अब ये जो सिगमेंटेशन होती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, इसमें ये होता है कि चैपिंग और चर्निंग हो रही होती है। जिस तरह आप लोगों ने कीमा वाली मशीन देखी है, वो गोश्त को या कोई भी चीज़ होती है उसको कीमा में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, और मास मूवमेंट में ये होता है कि वो कंटेंट जो एक सिगमेंट से दूसरे सिगमेंट की तरफ जा रहा होता है उसको कहा जाता है मास मूवमेंट। और वो फूड जो कि अनडाइजेस्टिबल होता है वो इलिमिनेट हो जाता है इन द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशंस। अब इस डेफिकेशन के प्रोसेस के अंदर भी एनल कैनाल के अंदर इनवोलेंट्री और वोलेंट्री रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाती हैं। इसलिए जो वोलेंट्री इन नेचर्स होते हैं, तो पेशेंट्स अगर हैं या कोई भी बंदा ऐसा है जो उस टाइम डेफिकेट नहीं कर सकता, तो ही या शी कैन होल्ड फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम्स, लेकिन दैट विल लीड टू कॉन्स्टिपेशन। लेकिन अगर डेरियल रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो गया है, डेरिया हुआ है, तो वो उसके रिजल्ट में जो वोलेंट्री कंट्रोल है वो लॉस हो चुका होता है, इनवोलेंट्री होता है। ओके, इट्स एनफ। ओके, सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर्स। तो बी रेडी फॉर टेस्ट, बी रेडी फॉर क्विज। तो क्विज अगर अगेन आपको बता देता हूँ कि उसमें अच्छा चलें, जो स्वेलिंग रिफ्लेक्स में फ्रिंजियल फेज है। ओके, फ्रिंजियल फेज में बेटा ये होता है कि जो खाना होता है, ओके, फ्रिंजियल फेज, फ्रिंजियल फेज में बेटा ये होता है कि जब खाना जो मिक्स्ड फूड बोलस बन चुका होता है ना, और साथ में जो रिफ्लेक्स होती है, स्वालोइंग रिफ्लेक्स, वो ट्रिगर हो चुकी होती है। अब जैसे ही ये खाना एसोफेगस के अंदर इंटर होएगा, इसको वापस तो स्पिट आउट किया नहीं जा सकता। तो ये क्या करेगा कि ये खाना फेरिंग्स टू एसोफेगस के अंदर जाना होता है। अब होगा इसमें क्या कि जो अपर एसोफेगल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स होएगा। अगर वो कंस्ट्रिक्ट रहेगा तो जो खाना फेरिंग्स से एसोफेगस के अंदर जाना है वो नहीं जा सकेगा। इसलिए जो अपर एसोफेगल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स होएगा, लेकिन जो लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर है वो स्टिल क्लोज होता है। उसके बाद उसके साथ क्या होता है कि जैसे ही अपर एसोफेगल स्फिंक्टर रिलैक्स होएगा, एपिग्लोटस को क्लोज कर देगा। एपिग्लोटस जैसे ही क्लोज होएगा तो वो खाना आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक का हिस्सा नहीं बनेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं जाएगा। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर फूड कंटेंट जाएंगे तो वो कफ रिफ्लेक्स को ट्रिगर कर देते हैं। इसलिए सर्टेन्स ऐसी कंडीशंस होती हैं जब आप खाना खा रहे होते हैं, तेज़ी से खा रहे होते हैं या पानी पिया है, तो उसमें ये होता है कि ओरल कैविटी से वो खाना आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर चला जाता है। जब रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर चल जाएगा तो दैट विल लीड टू ट्रिगरिंग ऑफ कफ रिफ्लेक्स। और वो कफ रिफ्लेक्स तब तक एक्टिवेट रहेगी जब तक फूड का कंटेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर है। जैसे ही रेस्पिरेटरी ट्रैक से एलिमिनेट होएगा, कफ रिफ्लेक्स अल्टीमेटली एंड हो जाती है। ओके, होप सो यू गेट माय पॉइंट ना। ओके, सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर्स। बाय बाय।